दिस टॉपिक इज़ अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, अब हम बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ, एंड की तरफ जा रहे हैं कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट की सारी मैक्सिमम जो एसेंशियल्स हैं हमने डिस्कस किए, और अब हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के क्या-क्या सिनेरियोज़ होते हैं, कैसे आप इस टॉपिक को डील करेगा अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज, जो प्रोमिसर और प्रोमिसी, दोनों ने अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस थी उनको पूरा कर दिया, और जो जो रिक्वायर्ड था दोनों से, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने पूरी करनी थी वो पूरी हो गई, और जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन पर लागू था कि उन्होंने ज़रूरी वो करना था। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कार की ट्रांजैक्शन की बात करें, तो वो कार डिलीवर हो गई, उसकी रिस्पेक्टिव पेमेंट रिसीव हो गई, इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ए है एक पार्टी, वो स्टेशनरी शॉप विजिट करती है टू बाय अ कैलकुलेटर, और शॉपकीपर जो है वो उसे कैलकुलेटर दे देता है, और ए जो है उसके कैलकुलेटर के बदले उसकी प्राइस उसको पे कर देता है। इसका मतलब है कि जो दोनों पार्टीज ने अपनी म्यूचुअली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया है, जो जो जिम्मेदारी उन पे थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने कर दी, बोथ आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है। फिर देखते हैं कि काइंड ऑफ परफॉर्मेंस क्या होते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिस्चार्ज वाले टॉपिक में, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में। एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो यही होता है कि जब एक एक परफॉर्मेंस वो होती है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब आप दोनों पार्टीज अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर दे, तो उसको कहते हैं दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो गई कॉन्ट्रैक्ट से, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का केस भी इसमें आता है, ये भी इज़ वन ऑफ इट्स टाइप। तो यही इसके उसमें एग्जाम्पल भी हम यही कंसिडर करेंगे कि जैसे अभी हमने पहले बात की ट्रांजैक्शन, गाड़ी की ट्रांजैक्शन की बात की है, कैलकुलेटर की परचेज की बात की, तो प्रोडक्ट डिलीवर हो गई, पेमेंट उसकी पेमेंट पे कर दी गई, इसका मतलब है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो गई। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पार्शियल परफॉर्मेंस और एक होती है सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से सुनना है आपने। देखो, जो पार्शियल परफॉर्मेंस होता है उसमें वन ऑफ द पार्टीज हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट लेकिन कंप्लीटली नहीं परफॉर्म किया, द अदर साइड हैज शोन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द पार्ट परफॉर्मेंस। पार्शियल परफॉर्मेंस में अकर व्हेन where there is a shortfall on delivery of goods or where a service is not fully carried out. For example, मैंने जो है वो 5 किलो चावल जो है वो डिलीवर करने थे, मैंने 2 किलो कर दिए। सपोज हो सकता है कि इस बार जो फसल मैंने कास्ट की है, जिसके अगेंस्ट मैंने कमिटमेंट की हुई थी वो डिलीवर करने की, वो उस उतनी नहीं हो सकी जितनी मैंने कमिटमेंट की थी। तो पार्शियल परफॉर्मेंस यानी कि मैंने आधी वो चीज़ डिलीवर कर दी, और दूसरी पार्टी भी विलिंगनेस उसने भी शो की है और एक्सेप्टेंस उसने भी दी है कि हाँ ठीक है, पार्शियल परफॉर्मेंस ही आप एग्जीक्यूट कर दें। फिर है सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस ये होती है कि वर्क, देयर अ वर्क जो कि एग्रीड अपॉन है, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, फिर लेकिन कोर्ट ये ऑर्डर देती है दैट द मनी मस्ट बी पेड, लेकिन वो उतनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है जितनी वो परफॉर्मेंस जो है वो पे नहीं हुई। ठीक है, कोर्ट जो है वो डिडक्ट कर लेती है द अमाउंट नीड को आप फुलफिल करते हैं, उसको आप फुलफिल करते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में मैंने ये बात की, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में मैंने ये बात की कि जो काम है, जो आपने ट्रांजैक्शन डिज़ाइन की है, वो ऑलमोस्ट दैट हैज़ बीन फिनिश्ड, लेकिन पूरी नहीं हुई, मतलब थोड़ा बहुत उसमें कमी बेशी 19-20 का फ़र्क रह गया है। तो उस सिलसिले में फिर कोड ये कहता है कि जितना आपकी फ़र्क रह गया है, उस फ़र्क के बदले आप जो है कुछ जो है वो माइनर कंपनसेशन जो है वो पे कर देंगे। ठीक है? द रैशनल बिहाइंड क्रिएटिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस इज़ टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ वन पार्टी इवेडिंग इट। मतलब किसी एक वजह से बिल्कुल ही ऐसा ही ना हो कि वो हैंड्स अप सिचुएशन आ जाए और कोई भी बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी ना करे, क्योंकि इस अगर फुल फ्लेज काम पूरा नहीं करेगा और दूसरी पार्टी अगर नहीं पूरा करेगी, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रॉप की बात करूं कि मैं अगर मेरी 50% क्रॉप हुई है और मैं उसे पूरा ही ना दूं अगली पार्टी को, तो उसका ज़्यादा लॉस होगा ना। बेशक मैं जितना मर्जी कंपनसेशन दे दूं, लेकिन वो कंपनसेशन उसके उस लॉस को तो मेकअप नहीं कर सकता ना। मॉनेटरी कंपनसेशन है, उसको स्टिल हैव टू बाय द थिंग्स एंड स्टिल हैव टू सेटल द थिंग्स, उसको करनी पड़ेंगी जो भी जिसका नुकसान हो रहा है, जिसके साथ जो ट्रांजैक्शन डिज़ाइन हुई थी उसके अकॉर्डिंगली उसको पे नहीं किया जा रहा। तो कोर्ट ये कहता है कि उस अगले बंदे का जो अग्रीड पार्टी है उसका कम से कम नुकसान हो। तो डॉक्टर ऑफ सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस ये कहता है कि जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं उतना कर दें, जो कमी बेशी रह गई है उसको फिर आप जो है वो मेकअप कर दें, उसको मतलब उसको कंपनसेट कर दें किसी तरह, उस पे आप शायद कोर्ट आपको पेनलाइज कर दे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है
कि सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में कोर्ट इज इन्वॉल्व। इसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टी को कहा जा रहा है, कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। लेकिन पार्शियल परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है कि दोनों पार्टीज आर विलिंग, वो अपनी विलिंगनेस से ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, पार्शियल परफॉर्मेंस अगर आपने कर दिया दैट इज सफिशिएंट, काफ़ी है इतना। तो ये दो थोड़ा सा इसमें स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस मौजूद है। तो ये बेसिकली सब्सटेंशियल और पार्शियल में डिफरेंस है। तो एक दो फिर से देख लेते हैं कि पार्शियल परफॉर्मेंस क्या है, इज वॉइडेबल। उसकी वजह ये होती है वॉइडेबल क्योंकि इसमें विलिंगनेस आ जाती है दूसरी पार्टी की। अगर वो विलिंगनेस शो कर दे तो इसका मतलब है वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो विलिंगनेस शो ना करे तो वॉइड है। लेकिन जो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस होता है वो उसमें चूंकि कोर्ट इन्वॉल्व है ना, कोर्ट कह रहा है कि आप इसको पूरा मतलब जो जितनी कभी बेशी रह गई है उसको कोर्ट उसे पूरा करवा रहा है। इस पे वो सूट ऑफ क्वांटम मेरिट भी जो है वो एक्यूरेटली अप्रोप्रिएटली बैठती है कि मतलब इस केस में अगर सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस का केस है कि दूसरी पार्टी ने पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 90% परफॉर्म कर दिए, तो आप सूट ऑफ क्वांटम मेरिट भी फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, ताकि कोर्ट उसे जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि जो कमी बेशी रहेगी अगर तो उसको पूरा कर दो, या उसका जो कंपनसेशन है वो दूसरी पार्टी को दे दिया जाए। तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस का पॉइंट है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जब एक परफॉर्मेंस ड्यू होगी, इट्स समटाइम्स सफिशिएंट इफ द promiser offers to perform the obligation under the contract. This is offer is known as attempted performance। मतलब देखो अगर प्रोमिसर जो है उसको हिज ऑब्लिगेशन है ना उसकी कि उसने परफॉर्म करना है उसको, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या उसको ये कह सकते हैं कि टेंडर। मतलब इससे आप ये समझें कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आप टेंडर फाइल करते हैं कि आप प्रपोज करें अपनी सर्विसेज कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑफर कर सकते हैं कि मैं परफॉर्म वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी डिपेंड्स के जो दूसरी पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट करती है उस टेंडर को या नहीं करती। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज वन साइडेड बेसिकली। इसमें एक पार्टी जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर करिए, टेंडर करिए, अब इट डिपेंड्स कि वो टेंडर एक्सेप्ट होता है या नहीं। बट इन द केस ऑफ टेंडर, जैसे ऑक्शन एक एक्सेप्शनल केस है ना कि ऑक्शन का एक ही सिनेरियो है, तो इसी तरह जो लेकिन उसको आप कंसिडर करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब तब कॉन्ट्रैक्ट में आता है जब वो ऑक्शन जो है वो आपको हो जाती है, अलॉट हो जाती है। इसी तरह जो ऑफर टू परफॉर्मेंस है, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में इसको देखा जा सकता है। हाँ, अगर अगला टेंडर आपको एक्सेप्ट हो जाए दूसरी साइड पे, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वो जो है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बिकम्स एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर उसका जो दर्जा है वो एक लेवल अप हो जाता है और उसमें फिर ये कहा जाता है कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के केस की कैटेगरी में चली जाती है, जहाँ बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। ठीक है, ऑब्लिगेशंस जो भी होती हैं उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो कंक्लूजन में अगर ये एक कीवर्ड में बात करूँ तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है दैट यू टेंडर से इसको याद रखना है कि जिस तरह टेंडर ऑफर किए जाते हैं ना, टेंडर तो बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, जो बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ऑफर करते हैं, लेकिन हर एक को तो नहीं टेंडर मिल जाता ना, किसी एक सेलेक्टेड को मिलता है। तो वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्शन आपने इस चीज को याद रखना है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में, चूंकि ये देखो ऑक्शन जो है वो सेलर की तरफ से होती है ना, जो सेल कर रहा है वो ऑक्शन कर रहा होता है अपनी चीजों को, तो वो ऑक्शन करता है। लेकिन ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है ये ऑन द पार्ट ऑफ द जो अदर पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। मतलब एक होता है ना प्रोमिसर और एक प्रोमिसी, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो ऑक्शन है इज ऑन द फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्रोमिसर, और जो टेंडर है इज फ्रॉम ऑन द पार्ट ऑफ प्रोमिसी कि वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस उसके सिनेरियो में हमने बात की है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देखते हैं कि पार्टीज टेंड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज ईदर बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट और बाय मेकिंग एन ऑफर। हमने ऑफर टू परफॉर्म पहले भी पढ़ा था। तो ये दोनों सिनेरियोज में होता है कि जब दोनों पार्टीज में से कोई भी तरीका कार इख्तियार करके दोनों पार्टी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका समझा जाता है इन द आइज ऑफ लॉ कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल प्रॉमिस। अ सिंगल प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस व्हिच इन व्हिच देयर इज वन प्रॉमिसर एंड वन प्रॉमिसी। डिमांड फॉर परफॉर्मेंस क्या होता है? इन अ सिंगल प्रॉमिस द रूल्स टू डिमांड परफॉर्मेंस आर एज अंडर। अब ये देखते हैं कि क्या है कि अगर एक सिंगल प्रॉमिस है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस का क्या सिनेरियो है। सबसे पहली चीज ये है जो उसके रूल्स हैं सिंगल प्रॉमिस के केस में, कि इट इज ओनली द promisee who can demand performance of a contract. A third party cannot demand performance of the contract. For example, मैंने अगर किसी से कोई ट्रांजैक्शन डिजाइन की है, मैं प्रोमिसर हूँ और दूसरा बंदा प्रोमिसी है, मैंने उसको ऑफर किया ना और उसको लूप में लिया, तो प्रोमिसी कैन ओनली डिमांड अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द थर्ड पर्सन। ये चीज याद रखनी है। दो पार्टीज ए और बी में अगर ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो सी को 500 रुपीज देगा,
तो अगर उसने नहीं पे किया सी को, तो सिर्फ बी ये कह सकता है कि व्हाई डिडंट यू पे, बिकॉज एक्चुअल लायबिलिटी तो उसकी बी को थी ना कि वो सी को पेमेंट करेगा। सी इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए सिर्फ बी कैन डिमांड फ्रॉम ए कि भाई उसको पैसे तुमने कमिट किया था एंड यू डिडंट पे द प्राइस। तो वो ये सिनेरियो बताया गया है कि जब सिंगल प्रॉमिस की बात हो रही हो तो जो थर्ड पार्टी होती है वो एंटाइटल नहीं है कि वो डिमांड करे कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने कमिट किया है, उसको प्रॉमिस किया है, उसको अब एग्जीक्यूट भी करें। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर वो प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का डिमांड कर सकते हैं। अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल देखो, दो पार्टीज हैं, सी ने राइट्स बॉट किए फ्रॉम बी, बी डाइड बिफोर द रिकवरी ऑफ पेमेंट, तो बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पेमेंट रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का क्या सिनेरियो है? वैसे तो नहीं, हमने ये पीछे डिस्कस किया कि सिंगल प्रॉमिस के केस में थर्ड पार्टी का कोई राइट नहीं होता, थर्ड पार्टी डिमांड नहीं कर सकती परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वो डायरेक्ट तो नहीं है पार्टी, वो थर्ड पार्टी है। हाउएवर थर्ड पार्टी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन सम एक्सेप्शनल केसेस। अगर वो बेनिफिशियरी है किसी ट्रस्ट का तो फिर देन, मतलब ये एक्सेप्शनल केस आपको बता दिए कि अगर वो किसी ट्रस्ट के अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है तो फिर वो कह सकता है। ट्रस्ट के बेनिफिशियरी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका वो बेनिफिशियरी है और उससे वो, मतलब फॉर एग्जांपल ईदी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज के एक ट्रस्ट है, तो उसका जो बेनिफिशियरीज होंगे या जो जो फॉर एग्जांपल जो मैं डोनेशन दे रही हूँ उससे उनको बेनिफिट जा रहा है, तो दे कैन आस्क द डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट के अगर बेनिफिशियरी है तो देन दे कैन आस्क फॉर द डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन अदरवाइज थर्ड पार्टी को राइट नहीं होता। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम जनरली अगर जनरल सिनेरियो में बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारी बातें जो मैं डिस्कस करी हूँ ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करें कि क्या व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्या क्या सिनेरियोज डिस्कस किए जा सकते हैं इस परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में। जनरली ये कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन कौन परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली दो मेजर पार्टीज हैं, प्रोमिसर है और फिर ऑब्वियसली प्रोमिसी भी होगा। प्रोमिसर के केस में ये कहा जाता है कि जो प्रोमिसर है उसको कॉन्ट्रैक्ट खुद हिमसेल्फ परफॉर्म करना होता है, लेस स्पेशली जब कोई स्किल इन्वॉल्व हो। ठीक है, अगर तो कोई स्किल इन्वॉल्व है तो प्रोमिसर को खुद वो करना पड़ेगा, इन्वॉल्व परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, फॉर एग्जांपल उसने पेंट करना था और जिस हाथ से पेंट करना था वही हाथ जो है वो टूट जाता है, लेट्स सपोज कोई भी इस तरह का सिनेरियो हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी सिनेरियो इस किस्म की अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें बात है। एजेंट, अगर तो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है फिर तो नहीं, लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो फिर एजेंट भी प्रोमिसर के बिहाफ पे परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर एग्जांपल सी ने गुड्स डिलीवर करनी थी बी को, तो अब सी खुद जाए या सी किसी अपने एजेंट के थ्रू उसे भिजवा दे, तो इस इज एक्सेप्टेबल। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनरली ये देखा जाता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं कर सकते, वो बाउंड नहीं है वो परफॉर्म करने के कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, जिस तरह मैंने पेंटिंग की एग्जांपल दी, पिक्चर की एग्जांपल दी, तो चूंकि इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन अगर कोई जैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात है, जैसे एजेंट को हमने इन्वॉल्व किया, उसी तरह हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कहा, वो भी उनका भी रोल एक्टिवेट हो सकता है। थर्ड पर्सन की बात है, थर्ड पार्टी मे परफॉर्म द प्रॉमिस इफ द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस। ये कंडीशन याद रखनी है, अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है कि थर्ड पार्टी परफॉर्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज वैलिड, ये फिर परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। और जो है वो अगर एक दफ़ा वो एक्सेप्ट कर ले, जब एक दफ़ा वो प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेन, मतलब वो फिर कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई ये तो मैंने प्रोमिसर ने नहीं परफॉर्म किया, ये प्रोमिसी ने किया, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, A borrows rupees 2 lakh from B and promises to repay within a month. ठीक है, ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन डिजाइन। C, the father of A, pays rupees 2 lakh, मतलब देखो बात हुई है A और B के दरमियान, A ने बोरो किए हैं 2 लाख B से और उसने A ने वादा किया है कि वो उसे एक मंथ में वापस कर देगा। अब A के जो वालिद साहब हैं वो ये कहते, वो पे कर देते हैं 2 लाख ऑन बिहाफ ऑफ A C को, तो ए जो है वो डिस्चार्ज फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटीज, उसकी लायबिलिटी से वो फ्री हो जाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बी जो है वो फिर जाके केस फाइल कर दे कि वो पैसे तो सी ने दिए थे, ए ने नहीं दिए, तो मुझे तो ए से चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अभी तक हमने जितनी बातें की वो हमने जॉइंट सिंगल प्रॉमिस के केस में बात की। अब जो हम आगे डिस्कशन करने लगे हैं इज रिलेटेड टू द जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस वो क्या ऐसा प्रॉमिस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं।
विद वन और मोर पर्सन, यानी कि प्रोमिसी भी एक से ज्यादा हो सकते हैं या प्रोमिसर्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस केस में, इस सिनेरियो में कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस की, क्या सिनेरियो होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो याद रहे कि जब हमने सिंगल प्रॉमिस की बात की थी तो हमने प्रोमिसर की बात की थी। अब जब हम जॉइंट प्रॉमिस की बात करें तो हम प्रोमिसी की बात करें। एक हम इसको मेक श्योर भी कर लेते हैं। देखो जब हमने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी तो हमने प्रोमिसर की बात की थी। यहाँ पे भी हमने यहाँ डिमांड फॉर परफॉर्मेंस में वी टॉक्ड अबाउट द प्रोमिसी, यस। अच्छा वो मैं इससे इससे मैंने मिक्स किया, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, परफॉर्मेंस डिमांड जो है ना वो दोनों केसेस में, सिंगल प्रॉमिस के केस में भी और जॉइंट प्रॉमिस के केस में भी जो डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस है वो प्रोमिसी ही कर रहा है, ठीक है। जॉइंटली हो या सिंगल प्रॉमिस हो, जो डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस है इज बाय द साइड ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी जो है वो डिमांड करेगा। अच्छा, in case of death of any promisee, the legal representatives of the deceased promisee along with the surviving promisees can jointly demand the performance, ठीक है। अगर इन केस promisee की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, बाकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो promisees हैं जो सर्वाइविंग है उनके साथ मिलके वो डिमांड कर सकते हैं परफॉर्मेंस। When all promisees are dead, जब सब की डेथ हो जाए अगर लेट्स सपोज, तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली मिलके डिमांड कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ये चीज समझ में आती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने पहले वहां पर हमने डिमांड फॉर प्रॉमिस की बात की, फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात की। इसी तरह जॉइंट प्रॉमिस के केस में भी हमने पहले डिमांड ऑफ द प्रॉमिस की बात की, फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात की। अच्छा, उसमें हमने थर्ड पार्टी का भी जिक्र किया था। अगर हम एक दफा इसको कंफर्म कर लें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की थी और हम थर्ड पार्टी की बात भी की थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, जब हम जॉइंट प्रॉमिस की बात करें तो हमने डिमांड ऑफ द जो की बात की है, डिमांड फॉर परफॉर्मेंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी का और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है। थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो ये चीज भी याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। ऑल प्रोमिसर्स कैन डिमांड, कैन मतलब अगर उनने दो या दो से ज्यादा लोगों ने या ज्यादा प्रोमिसर्स मौजूद हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो सारे के सारे जो प्रोमिसर्स हैं वो मिलके जो है जॉइंटली फुलफिल करेंगे प्रॉमिस को, बिकॉज डिमांड वो कर रहे हैं तो परफॉर्म ये करेंगे ना। Where one of the joint promises dies, उसके legal representatives must fulfill the promise jointly with the remaining promises. Obviously अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसके जो legal representatives हैं बाकी promisers के साथ मिलके उसको पूरा करेंगे। On the death of all the promisers, तो फिर सबके legal representatives जो हैं वो मिलके उसको पूरा करेंगे promise को। जैसे यही एग्जांपल में भी बताया हो कि देखो तीन यहाँ पे प्रोमिसर्स हैं, वो प्रॉमिस करते हैं डी से, डी प्रोमिसी है, तो अब डी डिमांड कर रहा है कि भाई परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई प्रोडक्ट डिलीवर करनी है ना, कोई ना कोई सर्विस देनी है। अच्छा, वो जो है ये तीनों जो है मिलके इनको तीनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर इनमें से एक की डेथ हो जाती है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसकी जगह वो उतने पैसे पे करेंगे। तो ये बात, एनी वन ऑफ द प्रोमिसेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी कि कोई लिखा हुआ लिखत पढ़त बनी हुई इस ऐसी कोई चीज डॉक्यूमेंटेड चीज मौजूद नहीं है, उसकी एब्सेंस में द प्रोमिसी कैन कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि ये तीनों इक्वली लायबल होंगे, जैसे पिछले केस में हमने देखा एबीसी ने इक्वली 1000 रुपए पे किए, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड सिनेरियो नहीं है, देन जो प्रोमिसी है वो किसी से एक से भी, जो भी उसके हाथ लग जाए, जो मतलब जो भी उसको उस वक्त अवेलेबल हो उससे, या एक ए बी से, ए सी से, बी सी से, या ए से ही या बी से सिंगली, मतलब वो जो है वो डिमांड कर सकता है, उसको कंपेल कर सकता है कि प्रॉमिस पूरा करो। तीनों में से किसी एक को भी, किसी दो को भी, या सबको भी, जो भी अवेलेबल हो उसे कह सकता है, उसे परफॉर्म करा सकता है। डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन in any one of the joint promises, if यानी कि if any one of the joint promises make default in making contribution, अगर में से कोई नहीं पे करता लेट्स सपोज, तो फिर ऑब्वियसली जो डिफॉल्ट एक अगर प्रोमिसेस ने किए तो बाकी सारे प्रोमिसेस जो है बेयर करेंगे। इसमें प्रोमिसी का तो कोई कसूर नहीं है ना कि उसने जो है वो उसे मतलब ऐसा इस बात का जो हम वो बर्डन है वो प्रोमिसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। ये प्रोमिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे फुल पेमेंट करे और जैसे मर्जी अरेंज करें। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में पिछले 3000 वाले एग्जांपल में ए बी सी ने, ए बी और सी ने 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करना था। लेट्स सपोज अगर सी डिफॉल्ट कर जाता है, तो डिफॉल्ट कर जाता है तो ए और बी 1500 रुपए उसको देंगे। अगर सी मर जाता है तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो फिर कंट्रीब्यूट करेंगे 1000 रुपए। तो ये इस तरह से इसकी बात है। फिर रिलीज ऑफ प्रोमिसर इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रॉमिस, इफ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स इज रिलीज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय द प्रोमिसी, द प्रोमिसर रिमेन्स लायबल टू अदर प्रोमिसर्स। मतलब देखो तीन ए बी सी तीन प्रोमिसर्स हैं और एक प्रोमिसी है डी। अगर डी ये कहता है कि सी को कि ठीक है मैं तो तुम मुझे बेशक पेमेंट ना करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो
जो है वो ए और बी की तरफ जो उसका कंट्रीब्यूशन है उनसे निकल गया, उनको स्टिल लायबल रहेगा। बेशक उसे सी कह दे, बेशक जो अपनी लायबिलिटी से प्रोमिसी जो सी है, जो डी है, वो सी और ए और बी में से किसी एक को, फॉर एग्जांपल सी को वो रिलीज कर दे लायबिलिटी से कि यू हैव नो लायबिलिटी अक्रूज टुवर्ड्स मी। इसका मतलब ये नहीं है कि सी की रिस्पांसिबिलिटी डी से तो खत्म होगी लेकिन ए बी से खत्म नहीं हुई। ही इज स्टिल लायबल टू पे द 1000 रुपीज टू द बोथ प्रोमिसेस ए एंड बी। ठीक है, तो ये भी एक इसमें पॉइंट है समझने वाला। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3000 टू एक्स। वही एग्जांपल है जो मैंने अभी बताई है कि एक्स जो है वो रिलीज करता है सी को, कह देता है कि तुम्हारा मेरी तरफ कोई लायबिलिटी नहीं है, यू आर फ्री फ्रॉम एनी ऑल द लायबिलिटीज जो मुझ पे अक्रू थी तुम्हारी। लेकिन अब ए और बी मुझे पे करेंगे 3000 रुपए, लेकिन ए और बी को का ने तो आपको सी को रिलीज नहीं किया ना। ए और बी तो सी से 1000 रुपए ले सकते हैं ना, और लेके वो 3000 रुपीज बना के वो बी को पे, वो एक्स को पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बात है कि सी जो है वो एक्स ने अगर उसको रिलीज किया तो एक्स की लायबिलिटी से रिलीज हो गया, लेकिन ए और बी जो प्रोमिस उसके साथ जॉइंटली प्रोमिस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो रिलीज नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो तो उससे ले सकते हैं 1000 रुपए। ये इसमें बेसिकली सारी सारी कहानी है। तो हमने जो डिस्कस किया पॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सिंगल प्रॉमिस, जॉइंट प्रॉमिस के पर्सपेक्टिव में हमने भी बात की। ये समवट ये लिंक्ड है, डिफरेंट आपको टॉपिक्स में इसका इसमें रिफ्लेक्शन नजर आएगा, लेकिन स्टिल ये एक अलग से टॉपिक डिस्कस हुआ है, ये एक अलग टॉपिक है। इसको अंडरस्टैंड करना इस तरह से ज़रूरी था, इसको डिस्कस करना इस तरह से इट वाज नेसेसरी, सो वी डिस्कस्ड इट टुडे।